विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, 14 बीघा, ऋषिकेश। आज हम मुगल प्रशासन कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो एग्जाम कराने वाली जो एग्जामिनिंग बॉडी है, उन्होंने अपने पैटर्न को चेंज किया। किसी जमाने में पूछते थे इसकी पत्नी का नाम क्या, इसके पुत्र का नाम क्या, वो सब जमाना चला गया। अब जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? प्रशासन से। कहाँ से बनते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से बनते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? आईएएस का अगर आप पेपर उठाएंगे तो आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। ये नहीं बताया जाए, ये नहीं पूछेगा वो कभी कि क्या कितने बेटे थे शाहजहां के, है ना। इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते अब, ठीक है। तो आपने क्या करना, अगर आपको थोड़ा बड़ा पेपर क्रैक करना है तो उसके लिए आपको प्रशासन पर क्या होनी चाहिए? कमांड होनी चाहिए। दूसरा, मेंस में भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी अधिकतर कहाँ से बनेंगे? प्रशासन से बनेंगे। इसलिए मुगल प्रशासन को थोड़ा क्या बारीकी से और थोड़ा, है ना, समझदारी के साथ क्या याद करते हुए, पॉइंट्स को याद करते हुए, इतना कि आप लिख सको, उसे क्या कर सको, बिना देखे लिख सको। तो पहले क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उनको बता देता हूं मैं कि क्या क्या किया जाता है। तो अगर माना मुगल प्रशासन के बारे में पूछता है तो स्टार्टिंग लाइनें हम ये भी कर सकते हैं कि मुगलों का राजत्व सिद्धांत, सबसे पहले मुगलों का जो राजत्व सिद्धांत का मूलाधार था वो शरीयत थी। क्या थी? अब शरीयत किसको बोलते हैं? कुरान और हदीस का सम्मिलित नाम क्या होता है? शरीयत। शरा सुना होगा आपने, है ना। कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, 4 चीजें बताई थी मैंने। तो उसमें कुरान और हदीस, हदीस क्या है? हदीस क्या बताया था मैंने? बताइए। कुरान तो ठीक है, मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है कुरान, है ना। दूसरा मैंने बताया था हदीस क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो बताए गए, मतलब जो उन्होंने बता रखा है या प्रवचन है, वो किसमें? हदीस में है। किसमें है? हदीस में। तो कुरान और हदीस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? शरीयत। क्या बोलते हैं? शरीयत। तो मुगलों के राजत्व सिद्धांत का जो मूलाधार है, मूल आधार है, बेस है जो, वो क्या है? क्या है भाई? शरीयत है, कुरान और हदीस का सम्मिलित नाम, ठीक है। बाबर ने राजस्व संबंधी विचार प्रकट करते हुए कहा है कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। किससे बढ़कर? बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। बादशाह के लिए एकांतवास या आलसी जीवन उचित नहीं है। उचित तो किसी के लिए भी नहीं है, बेरोजगारों के लिए भी नहीं है आलसी जीवन। हाँ, एकांत जीवन ठीक है उनके लिए, है ना। एकांत में रहें और अपना क्या करें? अध्ययन अध्यापन करें। तो बाबर ने राजत्व संबंधी विचार प्रकट करते हुए कहा है कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है, बादशाह के लिए एकांतवास या आलसी जीवन उचित नहीं है। इतना समझ में आ गया। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम मात्र के आधिपत्य से भी मुक्त कर दिया। ये तो आपको पता ही है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। जब वो, उनकी मृत्यु हो गई कब? कब? 632 में, 632 एडी में। कब? तो उसके बाद 4 खलीफा हुए। उन खलीफाओं के नाम हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। क्या नाम है? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो ये खलीफा प्रथा चलती रही। मैंने कहा, आप देखते भी हैं जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो खिलाफत मूवमेंट चलता है भारत में। क्यों चलता है खिलाफत मूवमेंट? हाँ जी, खिलाफत मूवमेंट क्यों चलता है? क्योंकि आपने देखा कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ। कब हुआ था? 1906 में। और मुस्लिम लीग एक तरह से अंग्रेजों का ही क्या थी, मतलब पक्ष लेती थी। किसका लेती थी पक्ष? अंग्रेजों का पक्ष लेती थी। और अंग्रेज भी उनको बहुत सारी क्या देते थे? रियायतें देते थे। 1909 के एक्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई और बहुत कुछ, क्योंकि उनका, अंग्रेजों का उद्देश्य था डिवाइड एंड रूल। उनको पता चल गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद कि अगर इस देश पर शासन करना है तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट डालकर क्या करना पड़ेगा? शासन करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि मैं माना अंग्रेज, मुस्लिम लीग अंग्रेजों का साथ दे रही है और मुस्लिमों का जो खलीफा है वो कौन है? टर्की का राजा है। कौन है? क्योंकि बाद में खिलाफत जगह जगह गई, कभी इजिप्ट में गई, कभी हम पढ़ते हैं ना कि मिस्र के खलीफा, अब्बासी खलीफा, कभी हम पढ़ते हैं कि मखदूनिया में भी गई मेरे ख्याल से, कभी आपकी वहां भी गई, क्या नाम है, सीरिया, दमिश्क, कभी दमिश्क में भी गई। तो कभी टर्की का राजा क्या बन गया? लास्ट में खलीफा बन गया।
तो क्योंकि टर्की का राजा खलीफा था, उसको अपदस्थ कर दिया गया अंग्रेजों के, जब अंग्रेजों के द्वारा क्या वर्ल्ड वॉर चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला। अब अंग्रेजों ने मुसलमानों से कहा था कि भाई हम टर्की का क्या नहीं करेंगे, विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, टर्की का विभाजन किया गया, टर्की के राजा को अपदस्थ कर दिया गया। टर्की के राजा का अपमान मतलब खलीफा का अपमान, और खलीफा का अपमान मतलब पूरे इस्लामी जगत का अपमान, और इस्लामी जगत का अपमान यानी भारत में बहुत सारे मुस्लिम थे, उन्होंने अपना अपमान समझा उसे, उन्होंने कहा यार हम साथ दे रहे थे अंग्रेजों का, इन्होंने तो गड़बड़ कर दी, गद्दारी कर दी हमारे साथ। तो तब क्या हुआ, तब खिलाफत मूवमेंट चला। तो खिलाफत मूवमेंट किसने चलाया, ये आपके लिए होमवर्क है, मॉडर्न में पढ़ेंगे हम लोग। बताओ किसने चलाया खिलाफत मूवमेंट? मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। और फिर आपको पता है कि जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या थे, अपोजिट थे, वहीं आप देखते हैं कि 1916 के आसपास क्या होता है, साथ में दिखते हैं। अरे लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ पैक्ट में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या होती है, एक साथ आ जाती है, और गरम दल और नरम दल भी क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, होते हैं ऐसा। तो हर घटना के पीछे के कारणों को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर ली, वैसे तो बादशाह बोलते हैं, बाद में उन्हीं को बादशाह कहा जाता है। कब की बादशाह की उपाधि धारण बाबर ने? क्या 1507 में की? 1507 में की बाबर का जो उपाधि थी, उसके जो पूर्वज थे वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? मिर्जा। उसने 1507 में मिर्जा की उपाधि को त्यागा और क्या कर दिया, पादशाह की उपाधि धारण कर ली। और जब उसने पादशाह की उपाधि धारण कर ली तो जो खलीफा से नाम मात्र का जो आधिपत्य था ना, वो भी क्या हो गया, उससे भी मुक्त हो गए ये लोग। कौन? मुगल। समझ में आ गया? यानी अब मुगल किसी भी विदेशी सत्ता अथवा व्यक्ति के अधीन नहीं रह गए, इन्होंने अपने आप को क्या कर दी, अलग सत्ता बना दी। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। फिर क्या हुआ, हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। क्या मानता था? हुमायूं का मानना था कि जो बादशाह, जो राजा होता है वो पृथ्वी पर, बादशाह जो होता है वो पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? खुदा का प्रतिनिधि होता है। उसके अनुसार सम्राट अपनी प्रजा की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार अल्लाह पृथ्वी के समस्त प्राणियों की रक्षा करता है। उसका मानना था, किसका? हुमायूं का, है ना। ठीक है। अकबरकालीन मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या किसने की? अबुल फजल ने की है। अबुल फजल ने किताब लिखी है कौन सी? अकबरनामा। अकबरनामा की तीसरी जिल्द है आईने अकबरी। आईने अकबरी इज अ थर्ड पार्ट ऑफ अकबरनामा। तो अबुल फजल ने क्या किया, आईने अकबरी में अकबरकालीन जो मुगल राजत्व सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। क्या किया? लिखा उसको। किसने? याद है ना अबुल फजल? अबुल फजल, उसका भाई कौन? फैजी, जो कि हेड राइटर रहता है कई जगह पर। जब ट्रांसलेशन होती है तो हेड राइटर जो रहता है वो कौन रहता है? फैजी, जो कि दरबारी कवि है किसका? अकबर का। और इनके पापा कौन? शेख मुबारक। कौन शेख मुबारक? कौन शेख मुबारक? हाँ नहीं, कौन शेख मुबारक? जिन्होंने क्या लिखा? महजर लिखा। क्या लिखा? अरे महजर की घोषणा की थी अकबर ने, तो वो महजर किसने लिखा था? शेख मुबारक ने लिखा था। क्वेश्चन बन चुका है। उत्तर प्रदेश पीसीएस देना ना, तब पता चलेगा आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है। तो महजर किसने लिखा? शेख मुबारक ने लिखा। तो वही अबुल फजल, उसने मुगल राजत्व सिद्धांत, अकबरकालीन मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या कहां पर की है? आंसर आईने अकबरी में की है। आईने अकबरी अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। आगे अबुल फजल ने अकबरकालीन राजत्व का विवेचन करते हुए लिखा है कि राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं? हजारों गुण जिसमें एक साथ विद्यमान होते हैं उसी को मिलता है कि बादशाहत। ठीक है। अबुल फजल के अनुसार राज सत्ता परमात्मा से फूटने वाला तेज और विश्व प्रकाशक सूर्य का एक किरण है। ये ऐसा करके क्या कर रहा है? लिख रहा है। कभी अगर अकबरकालीन राजत्व के बारे में आ गया तो हल्का फुल्का अगर 50 शब्दों में लिखने के लिए आता है तो तब लिखना है आपने। ठीक है।
अकबर ने स्वयं को इस्लामिक कानूनों के बारे में अंतिम निर्णायक घोषित करके बादशाह की स्थिति को और भी श्रेष्ठ बना दिया। मैंने आपको बताया था महजर की घोषणा की अकबर ने। क्वेश्चन आपके लिए, कब की महजर की घोषणा अकबर ने कब की? 1579 में की। कब की? और महजर का मतलब क्या था भाई? लिखा भले ही शेख मुबारक ने था, लेकिन महजर का मतलब क्या था? अब फिर मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहा हूं। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब कराया? 75 में कराया। सबसे पहले उसने सिर्फ मुस्लिमों को क्या किया? आमंत्रित किया। मुस्लिम धर्मगुरु जो थे सिर्फ वो आ सकते थे। कहाँ? इबादत खाने में। अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपना इस्लामिक जो भी चीजें थी वो सिखानी शुरू की अकबर को। मैंने बताया भी था कि अकबर बहुत ज्यादा क्या हो गया था, बताया जाता है कि अल्लाहू अल्लाहू करता रहता था अकबर। बाद में उसकी समझ, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था अकबर। कौन नहीं था? पढ़ा लिखा नहीं था अकबर। इसलिए बाद में क्या किया उसने? सभी धर्मों के लोगों को क्या किया? गुरुओं को, धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया, सबकी बातें सुनी। हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। कौन? अकबर। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। अब जब उसको लगा यार विवाद हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसने महजर की घोषणा करवाई। महजर का मतलब था कि धर्म संबंधी विषय पर अगर कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय अकबर का होगा, और वो अंतिम होगा। उसके बाद कोई नो अपील, नो वकील, नो दलील। समझ में आ गया? उसके बाद कोई जिरह नहीं होगी उस पर। अकबर ने जो बोल दिया वही माना जाएगा। अब देखो, पादशाह की उपाधि धारण करके मुगलों ने अपने आप को खलीफा के आधिपत्य से क्या किया? मुक्त किया। वहीं अकबर ने महजर की घोषणा करके सुल्तान के पद को और क्या कर दिया? उच्च कर दिया। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी। फिर क्या हुआ? अकबर राजतंत्र को धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर मानता था, और उसने रूढ़िवादी इस्लामिक सिद्धांत के स्थान पर क्या? सुलह कुल। कौन सी नीति मानी जाती है अकबर की? सुलह कुल की नीति अपनाई। जबकि औरंगजेब ने राजतंत्र को इस्लाम का अनुचर बना दिया। किसको? राजतंत्र को इस्लाम का अनुचर बनाने वाला मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब। और अकबर ने क्या माना? राजतंत्र को धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर माना, और सुलह कुल की नीति को क्या किया? अपनाया। और एक इतिहासकार है बदायूनी, जो अकबर की हर एक नीति और विशेषकर सुलह कुल नीति का क्या करता? विरोध करता है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कौन था वो? आंसर बदायूनी। ठीक है, चलो जी। अकबर यद्यपि भारत में परंपरागत रूप से चल रहे मुस्लिम कानून की हनफी विचारधारा का परिपोषक था। क्या था? हनफी धारा का परिपोषक था। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता, क्या अकबर महान था या महानता अकबर पर थोपी गई? तो आपने उसका उत्तर तैयार रखना है। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि अकबर ने 30,000 राजपूतों की गर्दन कटवा कर क्या किया था? मीनार बना दी थी। अकबर के हरम में 3,000 महिलाएं रहती थी, जिसमें सबसे छोटी उम्र की जो महिला थी उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। 3,000 महिलाएं मतलब 3,000 पत्नियां समझ लो। ठीक है, दासियां। ठीक है, और अकबर पर और बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या अकबर महान था? तो इंटरव्यू के लिए ये आंसर आपने क्या करना? तैयार रखना है। क्या करना है? तैयार रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? अकबर पे और भी पूछा जाएगा। बैरम खां का पतन, महामनगा का पतन, शमशुद्दीन अतगा खां, है ना, अधम खां, हत्या की कि नहीं की, है ना? तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि अकबर महान था या महानता अकबर पर थोपी गई। ऐसे ही सिकंदर महान था या महानता सिकंदर पर थोपी गई? आपसे पूछेगा वो कि भाई अलेक्जेंडर, जिसका आप इतना उल्लेख करते हैं अपने इतिहास में, यूनान के इतिहास में तो उसको कोई जगह दे नहीं रखी है, तो क्या कहाँ से महान हो गया? तो कुछ चीजें थी सिकंदर की सेना में जितने भी सैनिक थे सबके नाम, पता, माता पिता का नाम और उनके सब चीजें पता थी। उसको नाम लेकर पुकारता था वो। मेमोरी बड़ी गजब की थी अलेक्जेंडर की। समझ में आया? ठीक है, और फिर गुरु का संरक्षण था सिकंदर को। कौन थे अलेक्जेंडर के गुरु? एक दिन ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका नाम क्या है, और आप फिर मोबाइल उठाएं और उसमें देखें कि मेरा नाम क्या है। कुछ तो याद रखो भाई। मैंने आपको बताया था स्पास। क्या बताया था? स्पास एक फॉर्मूला बताया था मैंने। सोक्रेटिस, सबसे पहले सुकरात होता है। सुकरात का शिष्य कौन होता है? प्लेटो होता है। प्लेटो का शिष्य कौन होता है? अरिस्टोटल होता है। और अरिस्टोटल का शिष्य कौन है? सिकंदर या अलेक्जेंडर।
जिसको भारतीयों ने क्या कहा, अलेक्जेंडर कहा। क्या कहा, अलेक्जेंडर कहा। समझ में आया? थोड़ा अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ लो। कब आया था अलेक्जेंडर भारत में? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। एक गाना सुनना, मैंने आपको बताया भी था, एक गाना है पुराना कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, है ना? ये गाने को जरूर सुनना, पुराना गाना है। अरे भाई 300 नहीं भाई, ये भी पूछेगा अलेक्जेंडर कितने महीने रहा यहां पर, ये भी पूछेगा अलेक्जेंडर कब आया, ये भी पूछेगा अलेक्जेंडर कहां पर मरा, और ये भी पूछेगा, क्या पूछेगा तो बहुत कुछ। अभी अलेक्जेंडर नहीं पढ़ रहे हैं। 19 महीने रहा अलेक्जेंडर, बिल्कुल सही। कब से कब तक? अब जब हम डेट पढ़ते हैं ना तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कैसे? 3 साल लगते हैं हमको, लेकिन रहा वो 19 महीने। जाते हुए इराक में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। कहां पर? बेबीलोन में। ठीक है। वहू केफला से क्वेश्चन बना है, उसका प्रिय घोड़ा था, उसके नाम पर उसने क्या किया था, एक नगर बसाया था, 2 नगर बसाए थे। एक निकेया नामक नगर बसाया था जिसको विजय का नगर बोलते हैं, जीत का नगर, और एक उसने अपने घोड़े की याद में वहू केफला भी बोलते हैं, और भी नाम है उसके, है ना? ग्रीक नाम कुछ और है, बट हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो वहू केफला करके। ठीक है, चलो जी। कब आया था अलेक्जेंडर? फिर गलत बोल रहे हो, गलत। 326 से उल्टा, हाँ 326 से 323 बीसी। हाँ अब ठीक है, मैंने 36 सुना। 326 से 323 बीसी। ढंग से देखा करो भाई, इंटरनेट का सही यूज करें। चलो जी। औरंगजेब यद्यपि भारत में परंपरागत रूप से चल रहे मुस्लिम कानून की हनफी विचारधारा का परिपोषक था, फिर भी उसने जवाबित जैसे धर्मनिरपेक्ष आज्ञप्तियों यानी राजाज्ञाएं जारी करने के कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि जवाबित क्या थे? सैद्धांतिक रूप से शरीयत के पूरक थी। क्या थे? ये मेंस में काम आएगा आपके। आज भले ही आप क्या हो, प्री के हिसाब से लग रहा होगा आपको कि क्या है, बहुत कठिन है, नहीं है। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपको मेंस में क्या है, इन सब क्या लाइनों का प्रयोग जब आप करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। मैंने कहा औरंगजेब यद्यपि भारत में परंपरागत रूप से चल रहे मुस्लिम कानून की हनफी विचारधारा, क्या हनफी विचारधारा का परिपोषक था, फिर भी उसने जवाबित जो होते थे कानून होते थे, क्या होते थे? जवाबित जैसे धर्मनिरपेक्ष आज्ञप्तियों यानी राजाज्ञाओं, आज्ञप्तियों मतलब राजाज्ञाओं को जारी करने में कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि जवाबित सैद्धांतिक रूप से शरीयत की पूरक थी। ठीक है। मुगल बादशाहों ने निसंदेह बादशाह के 2 कर्तव्य माने हैं, जहांबानी और जहांगीरी। जहांबानी और, अब जहांबानी का मतलब क्या होता है? राज्य की रक्षा। वैसे तो भाई सीधी सी बात है कि आपने औरंगजेब में पढ़ा होगा क्या कि काफिरों के देश को यानी दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना पहला कर्तव्य होता है मुस्लिम राजा का। मुस्लिम राजा का पहला कर्तव्य क्या होता है? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, काफिरों के देश को इस्लाम के देश में बदलना। किसी भी मुस्लिम राजा को गलत नहीं, मतलब गलत मतलब ऐसे नहीं बोला जा सकता कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया क्योंकि उस पर थोपा गया। क्योंकि मुस्लिम राजा का पहला कर्तव्य क्या है? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, यानी काफिरों के देश को इस्लाम के देश में। इसीलिए उन्होंने क्या किया? कन्वर्ट कराए। इसीलिए उन्होंने क्या किया? थोपा। क्या थोपा? जजिया। उन्होंने कहा जजिया दो, जजिया नहीं देते तो इस्लाम कबूल करो। तो लोगों के पास था नहीं, तो जिनके पास नहीं था तो उन्होंने क्या कर दिया? इस्लाम कबूल कर दिया। इतना समझ में आया? तो दूसरा जो काम होता है मुगल बादशाह का, वो कर्तव्य जो होता है जहांबानी यानी राज्य की रक्षा, और जहांगीरी का मतलब होता है अन्य राज्यों पर अधिकार। क्या करना है? बैठे नहीं रहना, अधिकार कर लिया और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, घेरते घेरते क्या पूरा साम्राज्य क्या करना है? कैप्चर करना है। तो जहांबानी और जहांगीरी याद रहेगा। ठीक है। अबुल फजल ने जिस राजत्व सिद्धांत का समर्थन किया है उसके अनुसार बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है, और ईश्वर ने उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि और विवेक प्रदान किया है। जहां जहां पर मैं ईश्वर बोल रहा हूं, अबुल फजल ने अल्लाह लिखा है। ठीक है।
ईश्वर बोल सकते हैं आप, ईश्वर अल्लाह सब क्या है, तेरो नाम रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। तो अबुल फजल ने जिस राजत्व सिद्धांत का समर्थन किया उसके अनुसार क्या था कि बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि, बादशाह क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है और पृथ्वी पर ईश्वर का दूत है। अबुल फजल ने कहा ऐसा, और ईश्वर ने उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि और अधिक विवेक प्रदान किया है। ये अबुल फजल का राजत्व मतलब मानना है। अकबर कालीन जब राजत्व सिद्धांत की क्या करता हो, व्याख्या करता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब भाई मुगल प्रशासन का स्वरूप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो जो मैंने इतना बताया ना आपको, ये आपका अपने आप में एक क्वेश्चन है। मेंस में जब आप लिखोगे तो इन सभी पॉइंट्स को उठाकर क्या करोगे आप, ड्राफ्टिंग करोगे, ड्राफ्ट बनाने के बाद उसको लिखोगे आप। समझ में आया? ठीक है। अब है मुगल प्रशासन, ये अलग पॉइंट है। तो सबसे पहले केंद्रीय शासन, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद प्रांतीय शासन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रांतीय शासन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय शासन के बारे में पढ़ेंगे, गांव तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, है ना? जैसे मैंने पहले सल्तनत में भी बताया था आपको, क्या पहले पढ़ते हैं केंद्रीय शासन, फिर पढ़ते हैं प्रांतों का शासन, फिर पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट यानी सरकार का शासन, फिर पढ़ते हैं परगने का शासन, ऐसे ही पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में पढ़ते हैं गांव का शासन। किसका पढ़ते हैं? तो ये 5 चीजें आपने क्या करनी, तैयार करनी है। क्या करनी है? सल्तनत काल में क्या था, मुगल काल में क्या है, अब आगे जहां जहां हम पढ़ेंगे वहां वहां पर क्या है, ठीक है। तो वही सबसे पहले केंद्र, क्या केंद्र तो पता है सबसे बड़ा जो होता है केंद्र, है ना। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। संतुलन रखना है, नियंत्रण करना है। क्या करना है? तो मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। मुगल प्रशासन भारतीय तथा गैर भारतीय, भारतीय तथा गैर भारतीय मतलब विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारतीय पृष्ठभूमि में अरबी फारसी पद्धति थी। क्या थी? भारतीय पृष्ठभूमि में अरबी फारसी पद्धति थी, ठीक है। मुगलकालीन प्रशासन में अधिकार का बंटवारा, मुगलकालीन प्रशासन में अधिकार का बंटवारा सूबेदार और दीवान के बीच मिस्र के शासकों द्वारा अपनाई गई प्रणाली पर आधारित था। राजस्व प्रणाली की 2 पद्धतियां अति प्राचीन हिंदू तथा अरबी सिद्धांतों का परिणाम थी, जबकि मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी। इस पूरे पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मनसबदारी। क्या है? मनसबदारी व्यवस्था कहां से ग्रहण की गई थी? आंसर मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी। कहां से ग्रहण की गई थी? मतलब अगर मैं पूछता तो मैं यहां से पूछता। कहां से? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने मैंने कि मनसब किस भाषा का शब्द है, मनसब किसने शुरू करवाया, पहला मनसब कब जारी हुआ, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में कब शुरू की गई, सबसे छोटा मनसब कौन सा था, सबसे बड़ा मनसब कौन सा था, वो आगे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि केंद्रीय शासन में क्या क्या, तो मैंने कहा मनसबदारी व्यवस्था हमने कहां से ली? मध्य एशिया से ग्रहण की। कहां से की? मध्य एशिया से ग्रहण की, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि मुगल कालीन प्रशासन में अधिकार का बंटवारा यानी सूबेदार और दीवान, सूबेदार और दीवान के बीच में, ये कहां से लिया हमने? तो ये हमने नहीं, मतलब मुगलों ने। कहां से लिया? मिस्र के शासकों से। कहां से? मिस्र बोलते हैं इजिप्ट को। किसको बोलते हैं? इजिप्ट को। और इजिप्ट कहां पड़ता है? अफ्रीका में। और राजधानी कहां है? काहिरा। और किस नदी के तट पर है? नाइल रिवर के तट पर है। किसके तट पर है? काहिरा या कायरो बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है ना, ठीक है। तो मैंने कहा सूबेदार और दीवान के बीच जो अधिकार का बंटवारा है वो मिस्र के शासकों द्वारा अपनाई मुगलों ने। दूसरा मैंने बोला कि जो राजस्व प्रणाली की 2 पद्धतियां अति प्राचीन हिंदू तथा अरबी सिद्धांतों का परिणाम थी। किसका परिणाम थी? अति प्राचीन हिंदू और अरबी सिद्धांतों का परिणाम थी, जबकि मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया से ली गई थी। कहां से ली गई थी? ठीक है। मुगल साम्राज्य चूंकि पूर्णतः केंद्रीकृत था, इसलिए बादशाह की शक्ति असीम होती थी। फिर भी प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए मंत्री परिषद होती थी। राजा ही सब कुछ होता था वैसे, लेकिन मंत्री परिषद होती थी। इतना समझ में आ गया? अब मंत्री परिषद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? आंसर विजारत। आंसर विजारत, ठीक है। विजारत, वजीर,
सुना है आपने? विजारत शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वजीर। अब लिख करके वकील भी लिख सकते हैं, क्योंकि अकबर बहुत चालाक था। अकबर ने क्या किया, आगे चलकर शक्तियों को मतलब एक हाथ में नहीं रखा, उसने क्या कर दिया, बांट दिया उसको, ताकि एक हाथ में रहेंगी तो हो सकता है क्या, खतरा पैदा हो सकता था। बैरम खां का प्रभुत्व उसने देखा था, महामंगा का देखा था, वो समझ गया था कि क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी क्या पावर्स। ठीक है, तो बाबर और हुमायूं के समय में वजीर का पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। किसके समय? यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसे सैनिक तथा असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त होते थे। सैनिक और असैनिक मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त होते थे। अकबर के काल में मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाने लगा। अब यह ध्यान रखो, क्या अकबर ने क्या कर दिया, मुगल प्रधानमंत्री को क्या कहा, वकील कहा जाने लगा। अकबर के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में बैरम खान ने वकील के रूप में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। ये लिखा गया है, दिखता तो नहीं है दुरुपयोग, बट लिखा गया है कि दुरुपयोग किया था। दुरुपयोग यही किया था कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया था। किस पर? अकबर पर। गुरु था भाई, राजा बनाया था उसने, तो डोमिनेंसी बनती थी, है ना। तो इसलिए अकबर ने बैरम खां के पतन के बाद अपने शासन काल के 8वें वर्ष में एक नया पद, दीवान वजारत कुल, क्या, ये भी याद रखना, 8वें वर्ष 1556 में बना ना अकबर, उसमें 8 जोड़ो कितना होता है, 64। तो 1564 में उसने क्या किया, दीवान वजारत कुल की स्थापना की, जिसे राजस्व एवं वित्तीय मामलों के प्रबंध का अधिकार प्रदान किया गया। राजस्व, रेवेन्यू, राजस्व मतलब रेवेन्यू, वित्तीय मतलब फाइनेंस, तो रेवेन्यू और फाइनेंस ये दोनों दे दिए किसको, दीवान वजारत कुल को। इतना समझ में आ गया? ठीक है। धीरे धीरे अकबर ने वकील के एकाधिकार को समाप्त करके उसके अधिकारों को दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा और सदरु सुदूर में बांट दिया। देखो ना, एक ही जगह पे एक हाथ में रहेंगे तो क्या होगा, खतरा पैदा हो सकता है ना। भले ही पढ़ा लिखा नहीं था अकबर, लेकिन जानता था क्या करना है ना। कई बार क्या होता है, व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है, किताबी ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। शास्त्राण विद्यापि भवन्ति मूर्खा, कई बार अधिक शास्त्र पढ़ने से भी क्या हो जाता है, व्यक्ति मूर्खों जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक नहीं है, बस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ जी ऐसा होना है, तो ऐसा नहीं होता है। व्यवहारिक ज्ञान थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए भाई? हाँ, अभी जो आप पेपर दे रहे हो ये पुस्तक का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, इससे आप पेपर क्रैक करोगे। पहली बार आप जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि ये योजना है, इसका इंप्लीमेंट करना है, आपने क्या करना है, और डिसीजन मेकिंग आप पे छोड़ दिया जाएगा। जब सरकार बोलेगी ये आपको ही करना है, तब वहां पर देखा जाएगा आप कितने अच्छे क्या हो, अधिकारी हो। किताबों से नहीं बनता अधिकारी, किससे बनता है? किससे बनता है? डिसीजन मेकिंग। किससे? कि वहां पर आप कैसा डिसीजन लेते हो, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन हजारों लोगों का लाइफ क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। और आपका एक अच्छा डिसीजन क्या कर सकता है, हजारों लोगों की जिंदगी क्या कर सकता है, बना सकता है। ये समझ में आ रहा है? तो आपने इस तरह से डिसीजन लेना आने वाले समय में कि क्या लोगों का जीवन क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, चलो। तो भाई वकील कहा, मैंने बता दिया कि बैरम खां के पतन के बाद अकबर समझ गया था, तो उसने दीवान वजारत कुल की स्थापना कर दी थी। उसने बाद में क्या किया, वकील के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, और वकील के जो अधिकार थे वो किस किस में बांट दिए, दीवान में बांट दिए। किस में बांट दिए? नंबर 1 दीवान में बांट दिए, नंबर 2 मीर बख्शी में बांट दिए, नंबर 3 मीर सामा में बांट दिए, नंबर 4 सदर सुदूर में बांट दिए। ठीक है, उसके बाद से यह पद केवल सम्मान का पद रह गया जो शाहजहां के समय तक चलता रहा। कौन? वकील। ठीक है, अकबर के काल में केवल 4 ही मंत्री पद थे, वकील, दीवान, मीर बख्शी और सदर। 4 ही पद थे। कौन कौन? वकील, दीवान, मीर बख्शी और सदर। ठीक, दीवान को वजीर भी बोलते थे। दीवान को क्या बोलते थे? वजीर। अब दीवान के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में यही पूछता, दीवान किस भाषा का शब्द है?
फारसी। मुगलों की कोड लैंग्वेज क्या है? फारसी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे आजकल आप लोग पढ़ा लिखा किसे बोल रहे, जो इंग्लिश जानता है ना। हिंदी तो दरिद्र भाषा में रखी हुई है। क्या रखी हुई है? हिंदी को दरिद्र भाषा में रखा हुआ है लोगों ने। चलो, लेकिन हम लास्ट तक प्रयास करेंगे कि हिंदी क्या बने, राजभाषा से राष्ट्रभाषा बने। ठीक है, देखते हैं। तो फारसी भाषा का शब्द है क्या? दीवान। क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए की थी। क्यों की थी? वकील के एकाधिकार को, क्योंकि वकील कौन था? बैरम खां। समझ गया था वो एक ही आदमी के हाथ में इतनी पावर ठीक नहीं, इसलिए उसने दीवान पद का सृजन किया। ठीक है, इसे वजीर भी कहा जाता था। क्या कहते थे? वजीर कहते थे। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अरे भाई, जब हम शुरू में गए यूपी का पेपर देने जाते थे, अब तो नहीं जाते उत्तराखंड वाले। उत्तराखंड में सब आते हैं। उत्तराखंड में जो आईएएस से बाहर हो गए, यूपी से पीसीएस से बाहर हो गए, मध्य प्रदेश से बाहर, सब लोग आपको यहाँ पे पेपर देते हुए दिखाई देंगे। उत्तराखंड से कोई भी, बहुत कम बच्चे, कभी देखना आप, बाहर का फॉर्म भरते ही नहीं है ना। नहीं चाहते हम माल किसी का, नहीं चाहते हम रेत हैं, हमको अपनी प्यारी मिट्टी, प्यारे अपने खेत हैं, कुछ ऐसा ही है। हाँ, तो अपने खेत प्यारे हैं, उन्हें बाहर नहीं जाना जॉब करने। तो चलो, अच्छी बात है। तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पूछा गया, सब कुछ पढ़ रखा था। अब प्रश्न आया कि जो वजीर है उसका काम क्या था, और ऑप्शन यही था क्या? वित्त और राजस्व। वित्त और राजस्व, और भी ऑप्शन थे। तो भाई सही बताएं तो उस जमाने में, बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं, ये पता नहीं था। पता था वजीर होता है, पर ये पता नहीं था कि वजीर का काम क्या होता है। तो उस दिन पहली बार पता चला यूपी का पेपर देके कि वजीर का काम क्या होता है, वित्त और राजस्व। ये कहानियां मैं आपको इसलिए सुनाता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अब आपके साथ ऐसा ना हो कि आप कोई पेपर देने गए, वहां पे पूछा कि वजीर का काम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए वित्त, फाइनेंस, और राजस्व मतलब रेवेन्यू। इतना समझ में आ गया? ठीक है। वित्त एवं राजस्व के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों पर भी उसका प्रभाव होता था। सम्राट की अनुपस्थिति में शासन के साधारण कार्यों को बादशाह की ओर से देखता था। इस प्रकार एक तरह से सम्राट और शेष अधिकारियों के बीच की कड़ी था। फिर दोबारा यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सम्राट और जितने भी राज्य कर्मचारी अधिकारी थे उनके बीच की कड़ी कौन होता था? आंसर, हाँ, वजीर, दीवान। दीवान ऑब्लिक वजीर। चेस में भी देखा होगा आपने, है ना। चेस कहाँ का खेल है? भारत का है। कहाँ का है? भारत में। साउथ बोलने से काम नहीं चलेगा ना। अरे भाई, कैसी बात कर, अरे चेस बोल रहा हूं मैं, चेस। कितने खाने होते हैं चेस में? 64 खाने होते हैं। कितने होते हैं? 64 खाने होते हैं। एक खाने में अगर मैं चावल का एक बीज रखूं, अगले में उसके दुगने रखूं, तो 64वें नंबर पर कितने दाने होंगे? तो IIM जब आप पेपर दोगे, कभी कैट का पेपर दोगे, तो शायद वहां पे आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले, है ना। हाँ जी, हाँ, जिससे भी निकलेगा, मुझे तो आंसर चाहिए। क्या चाहिए? किससे निकलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी, अरे भाई, कर्नाटक, कर्नाटक, हाँ, चेक करना, बताया जाता है ऐसा। चलो, कहां तक पहुंचे हम? वित्त एवं राजस्व के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों पर भी उसका प्रभाव होता था। सम्राट की अनुपस्थिति में शासन के साधारण कार्यों को भी बादशाह की ओर से देखता था। इस प्रकार वो सम्राट और शेष अधिकारियों के बीच की कड़ी था। इतना समझ में आ गया? दीवान भी वकील की तरह शक्तिशाली ना हो जाए, इसलिए अकबर ने उसे स्थानांतरित करता रहता था। क्या करता था? ट्रांसफर करता रहता था। मुगल बादशाह इन अधिकारियों की नियुक्ति उनकी वित्तीय योग्यता पर करते थे, ना कि सैनिक योग्यता पर। क्या देखा जाता था? उनकी वित्तीय योग्यता देखी जाती थी, ना कि उनकी सैनिक योग्यता। मुगल बादशाहों के काल में मुजफ्फर खां तुर्बती नाम सुना है? इसका नाम नहीं सुना होगा आपने, लेकिन अगले का नाम सुना होगा। राजा टोडरमल का नाम सुना है? हाँ।
कौन है ये? आईने दहसाला, 10 साल का जिसने बंदोबस्त किया, राजा टोडरमल। एवाज शाह मंसूर का नाम सुना है? नहीं सुना है। तो मैं आपको बता दूं ये सब अकबर कालीन है। क्या है ये? अकबर कालीन दीवान है सब। मुजफ्फर खां तुर्बती पहला नाम। ये यूपी में दिखेंगे आपको इस प्रकार के प्रश्न। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अभी नहीं पहुंचा वहां तक, लेकिन पहुंचेगा आने वाले समय में। मोहम्मद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल, एवाज शाह मंसूर, ये तीनों क्या है? अकबर कालीन है। क्या है? अकबर कालीन है। ठीक है। एतमातुद्दौला ये जहांगीर के समय में है। कौन एतमातुद्दौला? कौन एतमातुद्दौला? मिर्जा गयास बेग। कौन मिर्जा गयास बेग? नूरजहां का पापा, आसफ खां का बेटा, आसफ खां का पापा, नूरजहां और आसफ खां का पापा, है ना। मुमताज महल, अर्जुमंद बानो बेगम का नाना। कौन एतमातुद्दौला? जिसके मकबरे पर सबसे पहले पेट्राड्यूरा का प्रयोग हुआ। कौन एतमातुद्दौला? जिसके मकबरे पर सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग हुआ। एतमातुद्दौला का मकबरा कहाँ है? प्रश्न आपके लिए, बताओ। परेशान हो जाते हो? नहीं, मेरा काम है। कहाँ है एतमातुद्दौला का मकबरा? हाँ, यमुना के किनारे आगरा में। कहाँ है? आगरा के किनारे, बिल्कुल। तो एतमातुद्दौला जहांगीर के समय में है भाई। शाहजहां के समय में कौन है? सादुल्ला खां। शाहजहां के समय में कौन है? सादुल्ला खां। और औरंगजेब के समय में कौन है? असद खां। कौन है? असद खां। अब मैं क्या करूंगा, 4 ऑप्शन और 4 इधर मैच करने के लिए दूंगा। मैं राजा टोडरमल सबसे पहले दूंगा। क्या दूंगा? राजा टोडरमल सबसे पहले दूंगा। मैं लिख दूंगा अकबर उसके सामने। क्या लिखूंगा? अकबर। फिर मैं दूसरा दूंगा एतमातुद्दौला। क्या दूंगा? एतमातुद्दौला। ये लिख दूंगा मैं जहांगीर। क्या लिख दूंगा? जहांगीर। और फिर मैं लिखूंगा सादुल्ला खां और उसके नीचे लिखूंगा असद खां। और जो राजा है ना उनको पलट दूंगा मैं। क्या कर दूंगा? पलट दूंगा। और इस प्रकार मैं आपके दिमागों से खेलूंगा। पहले 2 मैच हो गए, आपको लगेगा सब मैच है, लेकिन लास्ट के 2 मैं मैच नहीं करूंगा। ठीक है? 4-3-2-1 वाला कंसेप्ट नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा? 2 मैच दूंगा, लास्ट के 2 उलट दूंगा। 2 में आपका विश्वास जीतूंगा कि प्रश्न बनाने वाला जो था वो बहुत ही अच्छा, क्या था, नेक इंसान था। उसने क्या किया, बिल्कुल मैच करके दे रखा, नीचे पूछा हुआ मैच करो, और आपने कर दिया सभी मैच हैं और आपका आंसर गलत। मैं लास्ट में क्या कर दूंगा? अलट दूंगा। इसलिए अभी याद कर लो कि सादुल्ला खां जो है वो शाहजहां कालीन है। सादुल्ला खां क्या है? शाहजहां कालीन है। असद खां जो है वो औरंगजेब कालीन है। बस इसको पलटना है, खाली क्या करना है आपको? बाहर करने के लिए। समझ में आया? पर आपको मैं सीधा बता रहा हूं कि जो सही है सादुल्ला खां शाहजहां कालीन है, असद खां जो है औरंगजेब कालीन है। क्लियर हो गया? अब मैं एक सिंगल क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे लंबे समय तक दीवान पद पर कार्य करने वाला, इन सब के नाम दूंगा मैं, इन चारों के फिर दोबारा। सबसे लंबे समय तक जिसने दीवान पद को सुशोभित किया मुगलों के समय, वो कौन था? आंसर असद खां। अरे औरंगजेब ही 80 पार कर गया था, है ना। बढ़िया है भाई, 31 साल नौकरी। इसीलिए बोलता हूं 21 साल में निकल जाओ, तब जाके आपकी नौकरी होगी 29 साल। कितनी? 21 से नहीं, 29 नहीं, 39। 21 से कितनी? 30 तक, फिर 40, फिर 50, फिर 60। 60 में जाके क्या होंगे? रिटायर होंगे। अच्छा काम करेंगे तो एक्सटेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा? अब शिक्षक होते तो शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलते, 2 साल का एक्सटेंशन मिलता, पर आप शिक्षक तो बन नहीं रहे हो। शिक्षकों में होता है ऐसा कि अगर शैलेश मटियानी पुरस्कार, राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है शिक्षकों के लिए, वो मिल गया तो 2 साल क्या मिलता है? एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है? अच्छा जी। दीवान जो वित्त मंत्री होने के बावजूद अपनी इच्छा से धन व जागीर नहीं दे सकता था, किंतु वह खालिसा। अब पूछेगा खालिसा क्या? तो खालिसा राजकीय भूमि। राजकीय भूमि मतलब जैसे अभी दिखती है आपको कोई राजकीय भूमि? नहीं दिखती है। कैसी बात कर रहे हैं? जाओ रेलवे के भूमि पे मकान बना के दिखाओ, नोटिस नहीं लगाएंगे, सीधे उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि रेलवे की ही भूमि ऐसी भूमि है जिसमें नोटिस लगाने की जरूरत नहीं होती है। बुलडोजर आएगा, उड़ा देगा, बताएगा भी नहीं कि क्यों उड़ाया। वन विभाग में जाओ,
वन विभाग की जो भूमि है वो क्या राजकीय भूमि है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, मुगलों के समय में राजकीय भूमि मतलब खालिसा, क्या बोलते थे, खालिसा। इतना समझ में आ गया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी भाई, खालिसा से याद आया, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, अरे गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी भाई, हमारे 10वें सिख गुरु थे। चिड़िया से मैं बात जड़ावा तब गुरु गोविंद नाम कहावा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, कब की थी, 1699 में की थी। और ये खालिसा है, ये राजकीय भूमि है। मुगलों के समय में राजकीय भूमि को क्या बोलते थे, खालिसा। क्लियर हो गया, ठीक है जी। खालिसा जागीर और इनाम आदि जमीनों का केंद्रीय अधिकारी होता था। कौन, दीवान वजीर। देखो भाई, दीवान वजीर वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर होने के बावजूद भी अपनी इच्छा से धन और जागीर नहीं दे सकता था किसी को, लेकिन उसके नियंत्रण में कौन कौन सी भूमियां होती थी, नंबर 1 राजकीय भूमि खालिसा, नंबर 2 जागीर और इनाम, ये होती थी उसके, ठीक है। इनका केंद्रीय अधिकारी होता था। दीवान की सहायता के लिए अनेक अन्य अधिकारी भी होते थे, जैसे दीवान खालिसा। भाई वजीर कितना संभालेगा भाई, दीवान कितना संभालेगा, नीचे सबॉर्डिनेट भी तो होंगे, बिना सबॉर्डिनेट के नहीं होता है। तो सबॉर्डिनेट कौन था, दीवान खालिसा, यानी शाही भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी। कौन, शाही भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन होता था, आंसर दीवान खालिसा होता था। एक और होता था दीवान तन। कौन होता था, दीवाने तन। वेतन, क्या, वेतन तथा जागीरों की देखभाल करने वाला। समझ में आया। कुछ शब्द ऐसे हैं ना, आप बोलते तो हैं, उनका अर्थ नहीं सोचते हम। जैसे तनख्वाह मतलब, अरे सैलरी तो इंग्लिश में हुआ, मतलब क्या हुआ, तनख्वाह। तन मतलब शरीर, तन मतलब शरीर, ख्वा मतलब अरे खाने के लिए जो मिलेगा, तनख्वाह। वेतन, वेतन वैसे तो वेतन हो गया अब, बट गए तो युवा थे और जब 60 साल में निकले तो स्पॉन्डिलाइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर और ब्लड प्रेशर बोल दिया मैंने, कोलेस्ट्रॉल, टीजी, थायराइड और बहुत कुछ है ना। हाँ, ईमानदारी से अगर आप अपने शरीर का भी ध्यान रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं जितना, क्योंकि कम में सही रहता है आदमी। अब रिश्वत आ रही है, ज़्यादा खाएंगे तो बीमार होंगे, ज़्यादा पिएंगे तो मरेंगे, लीवर डैमेज होगा, है ना। और ईमानदारी का खाएंगे कम आएगा ना, ईमानदारी का कम खाएंगे, सुखी रहेंगे, संतोष रहेंगे, किसी का डर नहीं रहेगा, है ना। तब फिर क्या रहा, बढ़िया रहेगा। अपने शरीर को भी समय देंगे, ठीक। दीवाने तन समझ में आ गया। वेतन तथा जागीरों की देखभाल करने वाला, वेतन तथा जागीरों की देखभाल करने वाला दीवाने तन। एक और होता था मुस्तौफी। कौन होता था, मुस्तौफी। मुस्तौफी होता था आय व्यय का निरीक्षक, आय व्यय का निरीक्षक, मुस्तौफी, है ना। पढ़ेंगे अभी आप मुस्तौफी ममालिक, तो अभी मुस्तौफी पढ़ लीजिए, आय व्यय का निरीक्षक। जैसे कैग होता है ना आपका, कौन होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 से लेके 151, कौन सा पार्ट, 5, चैप्टर 5, चैप्टर 5। मेरे से मत अपेक्षा करो कि मैं उत्तर दूं, आपने देने हैं आंसर। जैसे ही मैंने बोला कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपने बोलना पार्ट 5, चैप्टर 5, आर्टिकल 148 से 151। कौन है इस समय कैग, गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। हाँ, सीनियर आईएएस है। चलो जी, मीर बख्शी अगला है। अब मीर बख्शी क्या है, मीर बख्शी। मीर बख्शी में को क्या है, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, आंसर मीर बख्शी होता था। सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, मीर बख्शी होता था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था, इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ।
भाई आप लोगों ने आज तक ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, रात रात भर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डिग्री के लिए पढ़ा ना आज तक। ये पढ़ लो, पद भी मिलेगा, कार भी मिलेगी, है ना, सम्मान भी मिलेगा, पद प्रतिष्ठा और सम्मान सब चीजें मिलेगी, यही पढ़ के होता है। यही नहीं, खाली इतना इतिहास पढ़ के नहीं, भूगोल भी पढ़ना है, ऐसी पॉलिटी भी पढ़ना है, एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, उत्तराखंड में सेवाएं देने चाह रहे हो तो उत्तराखंड भी पढ़ना है, यूपीएससी निकालना चाह रहे हो तो इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है, एथिक्स भी पढ़ना है, पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना। तो मीर बख्शी क्या है? मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था। मीर बख्शी का प्रमुख कार्य क्या था भाई? सैनिकों की भर्ती करना। क्या करना? उनका हुलिया रखना। हुलिया समझते हो? जैसे आपका हुलिया रखता है लोक सेवा आयोग, आपसे पूरा एक वो करता है क्या, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR होता है, पूरा हुलिया मतलब आपका फोटो मांगता है, फोटो भी बिल्कुल बेस्ट फोटो होनी चाहिए, है ना, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे सर्टिफिकेट। उस जमाने में सर्टिफिकेट नहीं होते थे, उस जमाने में तो हुलिया ऐसे रखा जाता था कि भाई ये हैं व्यक्ति, इनके यहाँ से यहाँ तक तलवार का निशान है, यहाँ से यहाँ पे तीर का निशान है, एक हुलिया रखना, इनका रंग गेहुआ है, कद इतना है, ऐसे रखा जाता था हुलिया, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि तनख्वाह ये मुगलों से ले रहे हैं और अपनी जगह किसी और को, क्या किसी मतलब ऐसे बीमार आदमी को रखा हुआ हो कि जो लड़ने के लायक ना हो, तो इसलिए हुलिया रखना पड़ता था, ठीक है। ऐसे घोड़ों को भी दागते थे, गरम लोहा करके मोहर लगाई जाती थी, हाथी को भी दागते थे, ये ना हो कि घोड़े का प्रयोग सामान ढोने के लिए कर रहे हैं, पता चल जाता था ये राजकीय घोड़ा है, इसका यूज क्या नहीं करना है। जैसे आज आपको अगर सरकारी गाड़ी मिल गई तो उसमें क्या आप यात्रा करोगे क्या? 4 धाम नहीं कर सकते, आपको सिर्फ राजकीय कार्यों के लिए दी गई है वो गाड़ी। ये नहीं कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसमें आपके बच्चे जो स्कूल जाएंगे उसके लिए स्कूल बस या आपकी गाड़ी अपनी होनी चाहिए, समझ में आया? तो सिर्फ राजकीय कार्यों के लिए। ऐसे जो राजकीय घोड़े और राजकीय हाथी होते थे वो दागे जाते थे ताकि पता चल जाए दूर से क्या है, राजकीय है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। रसद की प्रबंध करना, सेना में अनुशासन रखना, सैनिकों के लिए हथियार और हाथी घोड़ों की क्या करना, प्रबंध करना, किसका कार्य था? मीर बख्शी का कार्य था। लेकिन क्या ये सेनापति था? सेनापति नहीं था भाई, इसका काम क्या है? इतना ही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वह शाही महल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी वहन करता था। कौन? मीर बख्शी। शाही महल की भी तो सुरक्षा करनी है। जितना बड़ा किला उतना डर। क्या? क्यों बनाई इतनी ऊंची दीवारें? क्यों बनाए इतने ऊंचे दरवाजे? उन दरवाजों पे क्यों लगाए इतने बड़े बड़े किले? ताकि हाथी अपने सिर से क्या ना कर सके, तोड़ ना सके उस दरवाजे को। इसलिए जहां पे हाथी का सिर होता है वहीं पे कीले होंगी, देखना इतने लंबे लंबे क्या लगा रखे होंगे, किले लगा रखे होंगे। तो क्या जरूरत थी? इतना डर था भाई। आपने इतने हजारों लोगों को क्या किया? राजा जो होगा तो मरवाएगा औरों को युद्ध में, तो डर होगा तो खाली राजा को थोड़े होगा, उसके परिवार वालों को भी होगा। किसी का परिवार नष्ट किया होगा तो वो भी क्या करेगा? बदला लेगा। तो दीवारें फिर वैसी बनाई जाती थी। तो मीर बख्शी का काम शाही महल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व करना भी था, ठीक है। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य मंत्री होने पर भी वह ना तो सेना नायक होता था ना ही स्थायी वेतन अधिकारी। क्या? स्थायी वेतन नहीं मिलता था और ना ही वो सेना का क्या सेना नायक नहीं था, वो सेनापति नहीं था, वो क्या था? खाली मीर बख्शी था, ठीक है। मीर बख्शी को युद्ध के दौरान छोड़कर बाकी सेना को वेतन बांटने का कोई अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? वेतन बांटने का अधिकार नहीं था। युद्ध के दौरान वो बांटता था। युद्ध के दौरान कौन बांटेगा? मीर बख्शी बांटेगा, लेकिन अन्य समय में वो नहीं बांटेगा। ऐसा होता है ना, जो बांट रहा होता है ना तो उसके प्रति आस्था हो जाती है। क्या होती है? तो पता चला कि मीर बख्शी बांट रहा है और आस्था मीर बख्शी के प्रति हो गई, तो कल तो वो राजा के विरुद्ध क्या कर देगा? जब बोलेगा हाँ भाई पैसे देता हूं तुम्हें, चलो आज क्या करना है? अकबर को अपदस्थ करना है, तो पता हो गया। इसलिए राज्य देता था वेतन, युद्ध के समय मीर बख्शी देता था। अगला, सामान्यतः यह अधिकार दीवाने तन का होता था। किसका होता था? वेतन देना दीवाने तन का काम था। समझ में आ गया? मीर बख्शी के द्वारा सरखत, मीर बख्शी के द्वारा सरखत
नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था। ये यूपी में पूछा गया क्वेश्चन। कौन सा एक कागज हस्ताक्षरित होता था? आंसर सरखत। मीर बख्शी क्या करता था? उस सरखत पर साइन करता था, तब उसके बाद सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था। मुगल काल में बख्शियों का कोई संख्या निश्चित नहीं होती थी। औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम दौर में मुगल साम्राज्य का अधिक विस्तार हो जाने से 4 बख्शियों को नियुक्त किया गया। 4 मीर बख्शी थे औरंगजेब के समय में। कितने? 4 मीर बख्शी थे। मीर बख्शी स्वयं उच्च श्रेणी का मनसबदार होता था और वह मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी होता था। मीर बख्शी के 2 सहायक होते थे, बख्शिए हुजूर और बख्शिए शागिर्द पेशा। बख्शिए हुजूर और बख्शिए शागिर्द पेशा। देखो भाई, ग्रुप सी में मुझे नहीं लगता कि इतने डीप क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं पीसीएस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाता हूं। किसको ध्यान में रखते हुए? आज भले ही फॉर्म नहीं आया, लेकिन वन डे द डे विल कम। जिस दिन फॉर्म आएगा, 1-2 महीने बाद आयोग आपका 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपका प्री करा देगा। 1 महीने फॉर्म भरने के बाद पीसीएस की तैयारी नहीं होती है। पीसीएस की तैयारी अभी से चलती है, जब भी आएगा, चाहे दिसंबर में आए 2024 में, लेकिन 1 महीने के अंदर क्या कराएगा? वो पेपर प्री करा देगा। ठीक है। और मुझे लगता है कि इस बार मेंस के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं देने वाला। ठीक है, तो तब नहीं होती है तैयारी, अभी से शुरू करनी पड़ती है। चलो, तो बख्शिए हुजूर और बख्शिए शागिर्द पेशा हो गया। प्रांतों में वाक्यानवीस मीर बख्शी को सीधे सूचना देते थे। कौन देते थे? प्रांतों में वाक्यानवीस होते थे भाई। इनके नीचे शायद मुनिहा और बरीद भी होते थे। मुनिहा मतलब जासूस। कौन? अलग अलग समय में अलग अलग नाम पढ़ेंगे हम, हरकारे भी पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ेंगे। तो सीधे सूचना देते थे। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा आ गया मीर सामा। क्या? मीर सामा। अकबर ने अपने शासनकाल में इस पद की भी स्थापना की थी। किसकी? मीर सामा की। मीर सामा क्या होता था? घरेलू मामलों का प्रधान होता था। पहले, सबसे पहले ये याद करना आपने, घरेलू मामलों का प्रधान होता था। वह सम्राट के परिवार, महल तथा उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। उल्टा बनेगा, सम्राट के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, सम्राट के परिवार, महल, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अधिकारी कौन होता था? आंसर मीर सामा होता था। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये किसी ऐसे आदमी को दिया जा सकता था जो जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास किया जा सके, तो यह पद बहुत ही विश्वासी व्यक्ति को दिया जाता था। ठीक है। राजा को बदला, जहर दे दिया, परिवार वालों को जहर दे दिया, है ना, पानी में जहर मिला दिया, जहरीली पोशाक पहना दी। ऐसे भी तो मारते थे। विष कन्या भेज दी। विष कन्या समझते हो? ठीक है। मीर सामा के पास साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली कारखानों के संगठन और प्रबंध का स्वतंत्र प्रभार होता था। कारखानों को खास हाईलाइट करना है आपने। क्या करना है? कारखानों, साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कारखानों के संगठन और प्रबंध का स्वतंत्र प्रभार किसके पास होता था? आंसर मीर सामा के पास होता था। उसके अंतर्गत आने वाले अन्य अधिकारी कौन होते? दीवाने बयूतात, मुखरिफ, दरोगा, तहसीलदार। कौन कौन? दीवाने बयूतात, मुखरिफ, दरोगा और तहवीलदार। तहसील नहीं, तहवीलदार। ठीक है। अंतःपुर के सभी महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्यों दरोगा के हाथ से संपन्न होते थे। दरोगा, अंतःपुर मतलब जहां स्त्रियां रहती थी। मुगलों के समय में किसी साम्राज्य को जीत लिया तो उस राज परिवार की सारी स्त्रियां अंतःपुर में चली जाती थी, बंदी बनाकर ले जाई जाती थी। बाद में वो दासियां और एक प्रकार से क्या, सम्राट की पत्नियां ही समझ लो। क्या? हाँ, ठीक है। तो दरोगा के हाथों से संपन्न होते थे अंतःपुर के सभी महत्वपूर्ण और गोपनीय। और उन अंतःपुर में पुरुषों का जाना वर्जित होता था। किन्नर रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? किन्नर रखे जाते थे उनके दैनिक जो देख रेख करने के लिए। इवन राजा जा सकता था। राजा के अलावा कोई राजकुमार भी अगर चला गया तो मृत्युदंड था सीधे। क्या था? हाँ, तो इस प्रकार के नियम थे। क्या बताना, भोग विलासी लोग थे। दस्तूर उल अमल में मीर सामा व्यय का अधिकारी कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यय का अधिकारी। शाहजहां के काल तक इस अधिकारी को मीर सामा कहा जाता था, किंतु औरंगजेब के काल में से खाने सामा क्या बोला गया? कहा जाने लगा। इसीलिए आपने होटलों में देखा होगा खान सामा बोलते हैं। खान सामा है जी, बोलते हैं।
भाई जिसके पास सारा क्या है, हिसाब किताब कितना बनना है, पनीर कितना कटना है, ये कितना, तो खानसामा बोल देते हैं। बट खानसामा ये वाला शब्द जो है यही बिगड़ कर वो किचन के अंदर तक चला गया होटलों में, खानसामा है जी, इतना समझ में आ गया। तो औरंगजेब ने मीर सामा को क्या कहा, खाने समा कहा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद सद्र सुदूर, क्या सद्र सुदूर, कितना हो गया समय, वह होने वाला है। और सदरे कुल भी बोलते थे इसको, क्या बोलते थे, सदरे कुल। यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था, किसमें, धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार। बस इतना काफी है, इतने से काम चल जाना है वैसे उत्तराखंड में, कि धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार जो होता था केंद्र में, वो कौन था, आंसर सदर सुदूर। उसका प्रमुख कार्य क्या था, दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि वजीफा प्रदान करना, इस्लामी कानूनों का पालन की समुचित व्यवस्था करना, आदि आदि। इतना समझ में आ गया। सदर सुदूर को शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था, क्या कहते थे, शेख उल इस्लाम भी कहते थे। सदर सुदूर को शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। सदर सुदूर को कभी कभी मुख्य काजी का पद भी दिया जाता था, अर्थात जब वह न्याय विभाग का प्रमुख के रूप में कार्य करता था तो उसे काजी उल कुजात कहते थे। अब ये क्वेश्चन उत्तराखंड में बना है भाई, एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे पद, कौन कौन से, काजी उल कुजात और सदर सुदूर। क्योंकि काजी का काम क्या है, न्याय करना, और सदर सुदूर का काम क्या है, धर्म। और ये एक ऐसा आदमी होता था जिसको धर्म पता है, न्याय पता है। जिसको धर्म पता होता है इस्लाम में, उसे न्याय भी पता होता है। एक ही आदमी को मिलते थे पद, कौन सा, काजी उल कुजात और सदरुस सुदूर। अकबर के समय में अधिकांशतः यह पद पृथक पृथक व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था। सदर दान में दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण करता था। इस भूमि को सयूरगल या मदत माश भी कहा जाता था। सदर सुदूर क्या करता था, दान में दी गई लगान मुक्त भूमि का भी निरीक्षण करता था। दान में दी गई लगान मुक्त भूमि को क्या बोलते थे, सयूरगल। ये यूपी का क्वेश्चन बन चुका है। इसे मदत माश भी कहा जाता था, क्या कहते थे, मदत माश भी कहते थे। ठीक है, मैंने कहा बाद में ये पद एक ही व्यक्ति को दिया जाने लगा। किसको, एक ही व्यक्ति को दिया जाने लगा। पहले ये अलग अलग, अकबर के समय में अलग अलग लोगों को दिया जा रहा है। सदर सुदूर बादशाहों या शहजादों द्वारा धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों, महंतों को दी गई कर मुक्त भूमि की देखभाल करता था तथा उससे संबंधित मुकदमों का भी फैसला करता था। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अकबर ने अपने शासनकाल में दरिद्रों एवं अनाथों को मुफ्त भोजन देने के लिए धर्मपुरा क्या बनाया, धर्मपुरा बनाया हिंदुओं के लिए, जोगीपुरा बनाया जोगियों के लिए, खैरपुरा बनाया मुसलमानों के लिए, है ना। 3 दरिद्रालय खुलवाए थे, किसने, अकबर ने। 3 दरिद्रालय खुलवाए थे, धर्मपुरा हिंदुओं के लिए, जोगीपुरा जोगियों के लिए और खैरपुरा मुसलमानों तथा अन्य के लिए। जिनकी देखभाल का उत्तरदायित्व किसको दिया था उन्होंने, उसने अबुल फजल को। ठीक है। अकबर ने वैश्याओं के लिए सैतानपुर नामक नगर की स्थापना की थी। क्या स्थापना की थी, वैश्याओं के लिए सैतानपुर नामक नगर की स्थापना की थी। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, बाकी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मुझे अन्य उच्चाधिकारी बताने हैं।